हेलो एवरीवन, आई एम श्वेतामृत शर्मा फ्रॉम KMS फैशन। आज हम अपना पार्ट 5 लेके आए हैं, जो कि हमारा पेपर 2 जून 2018 का लास्ट पार्ट है। मतलब कि अभी तक हम 80 क्वेश्चंस ऑलरेडी कर चुके हैं और आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर बाकी लिंक पे मिल जाएंगे। और साथ के साथ आप हमारे प्लेलिस्ट के ऑप्शन में जाके प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं, जिसमें हमने बाकी सारे भी प्रीवियस ईयर्स जितने हम यहाँ करा चुके हैं वो सब वहाँ पर प्रोवाइड कराए हैं। आपको यहाँ पर डिटेल्ड हैंडी नोट्स मिलेंगे जो कंप्लीट डिटेल्ड फॉर्मेट में होंगे सारी 10 यूनिट्स के लिए, और साथ के साथ इंडिविजुअल यूनिट के लिए भी आप इनको ले सकते हैं। और आप हमारी टेक्सटाइल्स, अपैरल, फूड्स, इंग्लिश और हिंदी के अंदर भी आप हमारी वीडियोस ले सकते हैं। साथ के साथ मेल कर सकते हैं हमें 3kmsfashion@gmail.com पे। सो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 81। मैच द आइटम्स इन लिस्ट 1 विद द फूड इन लिस्ट 2। तो हमें मैच करनी है आइटम्स को फूड 1 को, जो हमारी लिस्ट 1 के फूड्स हैं उसको दो के साथ। तो लिस्ट 1 के अंदर हमें क्या दे रखा है? सॉर्बिक एसिड, बेंजोइक एसिड, सल्फर डाइऑक्साइड, सोडियम नाइट्रेट, एसिटिक एसिड एंड निसिन। साथ के साथ लिस्ट 2 के अंदर कुछ एक फ्रूट्स दे रखे हैं, ये बताना है कि कौन सी आइटम्स हमारी आपस में लिस्ट 1 और लिस्ट 2 की मैच करती है। साथ के साथ कोड दे रखा है, कोड के अंदर हमें इसको देखना होता है। तो आप भी पहले यहाँ पर कोड को देख लीजिएगा और अपने नोटबुक पे लिख लीजिएगा और मिलाने की कोशिश कीजिएगा। इस कोड का करेक्ट ऑप्शन है दैट इज़ 4। वाई? बिकॉज एक्सप्लेनेशन भी हम देखते हैं कि सॉर्बिक एसिड जो होता है वो आपका नेचुरल अकरिंग, यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन के अंदर फर्स्ट इज सॉर्बिक एसिड, आपका फोर्थ है, दैट इज योर योगर्ट। तो जो सॉर्बिक एसिड है वो हमारा नेचुरल अकरिंग कंपाउंड है दैट बिकेम द मोस्ट कॉमन यूज्ड फूड प्रिजर्वेटिव इन द वर्ल्ड। इट्स हाईली इफेक्टिव इन इनहिबिटिंग द ग्रोथ ऑफ मोल्ड विच कैन स्पॉयल फूड एंड स्प्रेड फेटल डिजीज़। जो क्या करता है? फूड को स्पॉयल करता है और हमारी फेटल डिजीज़ को भी क्या करता है? स्प्रेड करता है। नेक्स्ट है हमारा बेंजोइक एसिड। बेंजोइक एसिड की अगर हम बात करेंगे दैट इज़ फर्स्ट, वो हमारा जेली के अंदर यूज़ होता है। ये हमारा एक प्रिजर्वेटिव है। प्रिजर्वेटिव है कहाँ पर इस्तेमाल होता है? अलग अलग फूड्स में, जब मेनली आपके फ्रूट जूसेस के अंदर, सॉफ्ट ड्रिंक्स, पिकल्स, बारबेक्यू सॉसेस एंड सैलड ड्रेसिंग के लिए। और मोस्ट प्रोसेस्ड फूड के अंदर इस एसिड को हम ऐड करते हैं आर्टिफिशियली, और ये क्या करता है? ये इनहिबिटेड करता है हमारी मोल्ड, ईस्ट और बैक्टीरिया की ग्रोथ को। नेक्स्ट अगर हम अपने सल्फर डाइऑक्साइड की बात करेंगे तो उसका ऑप्शन है दैट इज़ बियर के अंदर। क्यों? ये भी एक प्रिजर्वेटिव है जो हमारी कुछ एक फूड्स और बेवरेजेस के अंदर होता है, और ये हमारा एंटीऑक्सीडेंट भी होता है। ये अपीयर होता है फ्रूट और प्रिवेंट रोटिंग। इट इज़ यूज्ड इन सॉफ्ट ड्रिंक टू प्रिजर्व इट्स कलर को प्रिजर्व करने के लिए इसको यूज़ किया जाता है। अगला है सोडियम नाइट्रेट। तो सोडियम नाइट्रेट हमारा किसके साथ वर्क करता है? ये हमारा प्रोसेस्ड मीट को। तो सोडियम नाइट्रेट एक फूड प्रिजर्वेटिव है जिसको हम यूज़ करते हैं मीट के लिए। ये हमारा यूज़ होता है क्यूरिंग के लिए, मेनली प्रिजर्व करते हैं मीट को और फिशेस को, और इसके अंदर हम यूज़ करते हैं सॉल्ट, शुगर और अदर फॉर्म ऑफ डिहाइड्रेशन के लिए। एसिटिक एसिड की अगर हम बात करें तो वो हमारा है चटनी। एंड लास्ट इज निसिन इज for our cheese. So it is used for cheese, and acetic acid is used to stop bacterial growth in dressing, sauces, cheese and pickles के अंदर। ये आपका फर्स्ट लिस्ट टू सेकेंड मैच हो गया। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 82। मैच द टर्म विद द एरिया ऑफ ऑपरेशन। कौन कौन सी टर्म है और उसके साथ के कौन से एरिया हैं ऑपरेशन के। हमें बताना है इनवॉइस क्या होता है, प्रॉस्पेक्टस क्या होता है, सैटेलाइटिंग, फैक्टर मेथड, बार्स एंड परसेंटेज मेथड हमारे कौन से होते हैं। यहाँ पर भी हमें कोड्स दे रखे हैं और गिवन कोड के अकॉर्डिंग सेकंड इज आर करेक्ट ऑप्शन। वाई? बिकॉज इनवॉइस क्या होता है? इनवॉइस हमारा होता है बिल को जो भी हम परचेज कर रहे हैं। यहाँ पर ऑप्शन इन्होंने सेकंड बोला है। इनवॉइस इज अ बिल ऑफ परचेज। हमारा इनवॉइस कहाँ पर आता है? जब हम किसी चीज़ को परचेज कर लेते हैं, बाय करते हैं, खरीद लेते हैं, तो वो आपको क्या देते हैं? बिल देते हैं। एंड व्हाट डज आर बिल मीन्स? इट मीन्स इनवॉइस। सेकंड इज प्रोस्पेक्टस। तो प्रोस्पेक्टस का हमारा क्या चीज़ है? दैट इज लेआउट प्लान। अब आपको बोलते हैं ना, आप किसी भी स्कूल कॉलेज में जाते हैं तो क्या बोलते हैं कि अपना वहाँ से प्रॉस्पेक्टस ले लीजिए। तो उसके अंदर क्या होता है? ये वो एक प्रिंटेड बुकलेट होती है जिसके अंदर एडवर्टाइज किया होता है आपके सारे प्लान, सारे लेआउट के बारे में। नेक्स्ट है हमारा सैटेलाइटिंग। सैटेलाइटिंग हमारा किस चीज़ के लिए? कमिश्नरी सर्विस है। कमिश्नरी सर्विस है स्कूल्स के लिए और एयरलाइन कैटरर्स के लिए। एंड फैक्टर मेथड हमारा है प्राइजिंग, किसी भी प्रोडक्ट की प्राइजिंग के लिए हम फैक्टर मेथड को यूज़ करते हैं। और बार्स जो है उसकी फुल फॉर्म क्या होती है? बिहेवियरली एंकर्ड रेटिंग स्केल। इसको हम परफॉर्मेंस को रेट करने के लिए कि कोई परफॉर्मेंस हमारी गुड है,
पुअर है, मॉडरेट है, वेरी गुड है, एक्सीलेंट है, इसको हम रेट करते हैं अपनी बार्स के द्वारा। और लास्ट है हमारा दैट इज़ परसेंटेज मेथड। जो परसेंटेज मेथड है हमारी, वो किस चीज़ के लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं, वो हमारी रेसिपी के एडजस्टमेंट के लिए होती है। क्योंकि ट्रू परसेंटेज मेन हमारा, अब कोई भी आप रेसिपी बनाते हैं तो ऐसा तो नहीं है आप कोई भी आप कॉन्फ़िगरेशन ले लेंगे, कोई भी परसेंटेज ले लेंगे, तो स्पेसिफिक नंबर ऑफ सर्विंग के लिए हमें पता होना चाहिए कि हमें कितनी क्वांटिटी किस चीज़ की चाहिए होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैच द टर्म्स विद डिस्क्रिप्शन। इसके अंदर भी हमें मैच करना है और लिस्ट 1 को लिस्ट 2 के साथ, दैट इज़ एनोरेक्सिया नर्वोसा, डेमेंटिया, एडिक्शन एंड प्रैग्मेटिज्म। तो इन सबको हमें क्या करना है, ये देखना है कि हमारे कौन सी लिस्ट 2 के अंदर ये सब चीज़ें लाई करती है। कोड्स के अकॉर्डिंग अगर हम देखेंगे तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है दैट इज़ 4th। तो इसका क्या मतलब है, एनोरेक्सिया नर्वोसिया हमारा क्या कहता है, इट इज़ एन ईटिंग डिसऑर्डर। क्यों है, क्योंकि ये मैनिफेस्ट करता है जब पर्सन रिफ्यूज़ करता है ईट करने से, मतलब कोई भी इंसान खाना खाने से मना कर देता है, फूड को इनटेक करने से मना कर देता है, और उसका जो वेट होता है वो उसका बॉडी मास इंडेक्स के अकॉर्डिंग मिनिमल वेट हो जाता है, कम हो जाता है। और डिमेंटिया क्या होता है, ये हमारी एक डिजीज़, एक कंडीशन होती है जिसके अंदर ये मोस्टली किस में होती है, डिमेंटिया ओल्ड एज में। इससे रिलेटेड, डिमेंटिया से रिलेटेड हर साल एक क्वेश्चन देखने को मिल जाता है, तो ये इंपॉर्टेंट है हमारा। इसके अंदर डिक्लाइन होती है मेमोरी, लैंग्वेज, प्रॉब्लम सॉल्विंग या फिर अदर थिंकिंग स्किल्स को कम हो जाता है, और कोई किसी भी पर्सन की जो परफॉर्मेंस होती है, उसकी जो एबिलिटी होती है वो भी डिक्रीज हो जाती है। मेमोरी लॉस होता है एक एग्जाम्पल, और अल्जाइमर की वजह से ये मेनली हमारा डिमेंटिया हो जाता है। नेक्स्ट है हमारा एडिक्शन। एडिक्शन क्या है, एक तरह का एक कॉम्प्लेक्स कंडीशन है। अब कहते हैं ना किसी को कुछ खाने की या पीने की एडिक्शन हो गई, तो वो एक कॉम्प्लेक्स उसकी कंडीशन हो जाती है ब्रेन की, जो उसको क्या कहता है कि एक कंपल्सिव डिसऑर्डर बना देता है, कंपल्सिव सब्सटेंस बना देता है कि उसको वो एक पर्टिकुलरली चीज़ लेनी ही लेनी है, इनटेक करनी ही करनी है। ये उसकी एक साइकोलॉजी प्रिपेयर हो जाती है। सो वो कैसे होता है, वो साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस बन जाता है। एंड लास्ट है हमारा प्रैग्मेटिज्म। प्रैग्मेटिज्म हमारा क्या चीज़ होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, लर्निंग बाय डूइंग। प्रैग्मेटिज्म इज आर लर्निंग बाय डूइंग। सो इट इज ग्रेटर मैक्सिमा ऑफ प्रैग्मेटिक एजुकेशन। टू द प्रैग्मेटिज्म, एजुकेशन इज नॉट मच टीचिंग द चाइल्ड थिंग्स ही ought to know as encouraging him to learn from himself। तो हम क्या एक्ट करते हैं कि बच्चा खुद से भी पढ़े, लेकिन कर करके। तो अगर बच्चा खुद से लर्न करता है और मतलब खुद से करने के बाद उस चीज़ को लर्न करता है, तो वो उस पर्सन को क्रिएटिव, कॉन्फिडेंट और कोऑपरेटिव बनाते हैं उस बच्चे को। नेक्स्ट क्वेश्चन इन्होंने दे रखा है दैट इज़ मैच द फॉलोइंग है। हमारी कोडिंग्स वाले हो चुके हैं, अब हमने यहाँ पर मैच करने थे। तो मैच हमारा किस अकॉर्डिंग करने हैं, यहाँ पर मैच द ऑर्गेनाइजेशन विद द एरिया ऑफ फंक्शन। अब ये हमारी कुछ एक ऑर्गेनाइजेशंस है, ये क्या क्या काम करती है, हमें इसको मैच करना है। तो करेक्ट ऑप्शन है 4th, दैट इज़ फोर्थ इज सबसे पहले है NHRC। NHRC क्या होती है, आप फुल फॉर्म के अंदर इनकी कंप्लीट डेफिनेशन है तो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन। तो ये आपका क्या करता है, इसका मतलब ये आपका क्या है, ह्यूमन राइट्स के लिए है। NHRC किस चीज़ के लिए, आपकी ह्यूमन राइट्स के लिए है। देन NCPCR, नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स। तो ये किस चीज़ के लिए, हमारे चाइल्ड के राइट्स के लिए है। एंड CARA, चाइल्ड एडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी, किस चीज़ के लिए इस्तेमाल होती है, चाइल्ड के एडॉप्शन के लिए। एंड लास्ट इज NIPCCDs, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक कोऑपरेशन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। तो इसका क्या मतलब है कि चाइल्ड की डेवलपमेंट के लिए, चाइल्ड की ट्रेनिंग के लिए, चाइल्ड की डॉक्यूमेंटेशन के लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं NIPCCD को। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैच करनी है स्टेजेस। ये आपने स्टेजेस पढ़ी होगी है ना, सेंसरी मोटर स्टेज, प्री ऑपरेशनल स्टेज, कॉन्क्रीट स्टेज, फॉर्मल ऑपरेशन। इनको हमने देखना है कि कौन सी जो स्टेज होती है उसके अंदर हम जो पर्सन होता है, जो बच्चा होता है, वो क्या चीज़ अचीव कर लेता है। सो करेक्ट ऑप्शन है फर्स्ट। देखते हैं क्या। सबसे पहली बात ये आपकी सेंसरी मोटर स्टेज के अंदर क्या होता है, आपकी 0 to 2 ईयर्स का होता है। और 0 to 2 ईयर्स के अंदर हमें क्या पता चलता है कि हमारा वो ऑब्जेक्ट को देखना स्टार्ट कर देता है, ऑब्जेक्ट परमानेंस डेवलप हो जाती है उसके अंदर। फिर आता है हमारा प्री ऑपरेशनल, जो 2 से 7 साल के बच्चों के अंदर देखने को मिलता है। तो 2 से 7 साल के बच्चों के अंदर उनको क्या है, सेंट्रेशन, मतलब वो एक किसी भी सिंबॉलिक थिंकिंग बन जाती है, जो भी वो देखते हैं, ठीक है, उसमें वो कंजर्वेशन डेवलप करते हैं, एक सेंट्रलाइजेशन डेवलप करते हैं। नेक्स्ट है हमारी कंक्रीट ऑपरेशन। कंक्रीट ऑपरेशन 7 से 11 साल के बच्चे के अंदर देखने को मिलती है और इसके अंदर वो क्या करता है, वो कंजर्व करता है नंबर्स को।
ठीक है, कंजर्वेशन होने लग जाती है उसकी नंबर, वो क्वांटिटी, क्योंकि अब उसको क्या पता चल जाता है 1 2 3 4 ये सब चीज़ें क्या है, वो क्वांटिटी को, नंबर्स को अंडरस्टूड करता है और उनकी इंपॉर्टेंस को भी अंडरस्टूड करता है। लास्ट हमारा फॉर्मल ऑपरेशन, ये हमारी 11+ ईयर्स के लिए होती है और इसके अंदर वो जो बच्चा होता है वो क्या करना शुरू करता है, अपनी हाइपोथेसिस को टेस्ट करना शुरू कर देता है। आपकी हाइपोथेसिस क्या है कि कोई भी अगर आपकी पर्टिकुलर प्रॉब्लम है उसमें हम 2 हाइपोथेसिस, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव मेंटेन करते हैं कि या तो ये चीज़ हो पाएगी या ये चीज़ नहीं हो पाएगी, तो वो अपनी हाइपोथेसिस को टेस्ट करना स्टार्ट कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 86 इज मैच द डाई गिवन इन लिस्ट 1 एंड देयर कैरेक्टरिस्टिक्स। डाई कौन सी दे रखी है, डिस्पर्स डाई, डायरेक्ट, एजोइक और मेटलाइज्ड डाई। इन डाइज की इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स बताने हैं हमें। तो अगर हम डिस्पर्स डाई की बात करते हैं तो हमारी वो किसके लिए यूज़ होती है, डिस्पर्स मेनली आपकी पॉलिएस्टर फाइबर के लिए यूज़ होती है, ठीक है। और वो वाटर क्या होती है, सॉल्यूबल नहीं होती, वाटर हमारी इनसॉल्यूबल होती है, ठीक है, वाटर इनसॉल्यूबल होती है। और क्या होती है, डाई हमारी पॉलिएस्टर और एसीटेट फाइबर्स के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। सो ओनली स्लाइटली सॉल्यूबल इन वाटर एंड डिफ्यूज इट इनटू थर्मोप्लास्टिक फाइबर्स। नेक्स्ट इज डायरेक्ट डाई। डायरेक्ट डाई हमारी कौन सी होती है, जो हमारी फैब्रिक मॉलिक्यूल्स को अटैच हो जाती है, चिपक जाती है बिना किसी भी केमिकल की मदद से। मतलब हमें कोई भी एक्स्ट्रा उसके अंदर मॉडेंट्स नहीं देने पड़ते, कोई भी एक्स्ट्रा हमें उसके अंदर तत्व नहीं देने पड़ते। वो क्या हो जाती है, वो हमारे वाटर सॉल्यूबल डाई होती है जो सब्सटेनेबल टू सेलुलोज या प्रोटीनिक फाइबर पे डायरेक्ट लग जाती है। नेक्स्ट है हमारा एजोइक डाई। एजोइक डाई क्या काम करती है, ये हमारा डाई डेवलप करती है टेक्सटाइल्स फॉर केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन से होता है और ये वाटर इनसॉल्यूबल हमारी एजो डाई होती है, ठीक है। और मेटालिक सॉल्ट ऑफ ऑर्गेनिक डाइज को ये हम इसको यूज़ करते हैं। और मेटलाइज्ड जो डाई है हमारी, वो हमारी अप्लाइड होती है किस चीज़ के लिए, हमारी मेटलाइज्ड जो डाई अप्लाइड होती है वो हमारी एसिड बाथ के लिए यूज़ होती है। आर अप्लाइड फॉर द फैब्रिक इन द एसिड बाथ। और सोडियम क्लोराइड इज़ यूज टू प्रेसिपिटेट द डाई ऑन टू द फैब्रिक, तो वो हमारी फैब्रिक के ऊपर लगने के लिए यूज़ होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो 87 मैच करनी है आइटम्स उसके डिस्क्रिप्शन के साथ। तो लिस्ट 1 के अंदर क्या दे रखा है, हमें कुछ एक फैब्रिक्स के नाम दे रखे हैं, जैसे कि आपका टॉयल्स दिजोर, टेपेस्ट्री, टापा एंड वेफल क्लॉथ। ये सारे के सारे हमारी इसकी कौन सी, हमारा किस तरह का वो कपड़े की डिस्क्रिप्शन होती है। सो करेक्ट ऑप्शन है सेकेंड, दैट इज जो आपका 12 जो है वो हमारा ये टाइप ऑफ प्रिंटेड कैलिसो विद अ करेक्टरिस्टिक्स फ्लोरल फिगर या लैंडस्केप के डिज़ाइंस होते हैं। बैक जो उसकी बैकग्राउंड होती है वो कैसी होती है, लाइट बैकग्राउंड के साथ। सो फैब्रिक विद डेलिकेट प्रिंटेड डिज़ाइंस हमारे होते हैं। टेपेस्ट्री के अंदर हमारा क्या चीज़ होती है, इसके अंदर हमारे पैटर्न्स होते हैं जो वूवन के कलर्ड फिलिंग यार्न से हम उसको बनाते हैं, मतलब हम वूल लूम पे उसको मेड करते हैं। टापा जो होता है वो हमारा वो क्या होता है, ये हमारा एक किस्म से नॉन वोवन क्लोथ होता है जिसको हम बाग क्लोथ भी बोलते हैं। और लास्ट है हमारा वेफल क्लॉथ। वेफल क्लॉथ को हम हनी कॉम फैब्रिक बोला जाता है। हनी कॉम फैब्रिक क्यों इसको बोलते हैं, क्योंकि ये यूजुअली हमारे कॉटन और माइक्रो फाइबर से मिलके बने होते हैं, दैट इज आर वेफल क्लॉथ, करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसके अंदर हमारे कुछ एक टेस्टिंग इक्विपमेंट्स दे रखे हैं, जैसे आपका ग्रे स्केल हो गया, जेनॉन आर्क हो गया, क्रॉकमीटर हो गया और शार्प पॉइंट टेस्टर हो गया। नाम से ही बेसिकली इसका समझ में आ रहा है कि ये क्यों हम इसको यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। अगर आपको ग्रे स्केल पता हो तो किसके लिए यूज़ की जाता है, वो कलर चेंज के लिए। तो अगर हमें एक भी इसमें पता है तो हम सीधा सीधा लगा सकते हैं कि हमारा फर्स्ट इज करेक्ट ऑप्शन। क्यों, क्योंकि ग्रे स्केल हमारा स्टेनिंग टेस्ट और चेंज इन कलर के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। जेनॉन आर्क हम टेस्ट करते हैं प्रमोशंस के लिए, जो भी हमारी प्रॉपर्टी है, जो भी हमारे चेंजेस हैं हमारी लाइट के अंदर, उसके लिए इंक्लूड द इफेक्ट ऑफ हमारे सनलाइट का, मॉइस्चर का, हीट का, इन सब चीज़ों का क्या प्रभाव पड़ रहा है, उसके लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं। क्रॉक मीटर को हम किस लिए यूज़ करते हैं, अपनी रबिंग फास्टनेस के लिए, ठीक है, टेस्ट करने के लिए अपनी रबिंग फास्टनेस को। देन शार्प पॉइंट टेस्टर, शार्प पॉइंट टेस्टर क्या काम करेगा, वो हमारे को सेफ्टी देगा किस चीज़ से, ताकि जो भी अगर हम हिडन हैजार्डियस स्पॉट पॉइंट्स हो, कहीं पर भी शार्प पॉइंट्स हो, उन जगहों से हम इंजरी ना करें और हम बच जाएं। नेक्स्ट 89th क्वेश्चन, मैच द डिस्क्रिप्शन विद द गिवन लिस्ट 1 विद द टर्म्स गिवन इन लिस्ट 2। तो लिस्ट 1 के अंदर क्या दे रखी है, अ डिवाइस फॉर ट्रांसफॉर्मिंग
a device for transmitting information to some machine, measurement of intensity of sound, a study of human motion and its physical aspects, measurement of frequency of sound, and a technique of presenting information about the state of a system. So correct option हमारा क्या है? ऑप्शन नंबर 3. वाई? क्योंकि जो आपका सबसे पहली बात डिसेबल होता है, डिसेबल हम किस चीज़ के लिए मेज़र करते हैं? डिसेबल को हम साउंड की इंटेंसिटी के लिए मेज़र करते हैं. तो आपका कौन सा है? 5th एंड 6th है. तो 6th हमारा किसका आंसर है? 6th हमारा सी का, दैट इज अ स्टडी ऑफ ह्यूमन मोशन एंड इट्स फिगर्स इट्स फिजिकल एस्पेक्ट्स की बात है. देन हमारा नेक्स्ट क्या आता है? अगर हम इसमें देखते हैं तो यहाँ पर साथ के साथ अगर हम अगली इसकी बात करते हैं तो हमारा जो काइनेसोलॉजी है, ये हमारी स्टडी होती है ह्यूमन और नॉन ह्यूमन एनिमल्स के बीच में. बॉडी मूवमेंट हो गई, परफॉर्मेंस हो गई, फंक्शंस हो गई, जो हमारी साइंस ऑफ बायोमैकेनिक्स होती है. और साथ के साथ जो आपका फ्रीक्वेंसी होती है साउंड की, वो हम किस में करते हैं? हर्ट्स के अंदर करते हैं. करेक्ट. एंड लास्ट है हमारा थ्रू डिस्प्ले एनी इन्फॉर्मेशन कैन बी प्रेजेंट अबाउट द स्टेट ऑफ अ सिस्टम. तो कोई भी डिस्प्ले, कोई भी इंफॉर्मेशन हमारी क्या होती है? हम उसको देख पाते हैं, उसको हम स्टेट ऑफ अ सिस्टम, एक उसको प्रेजेंटिंग इंफॉर्मेशन के थ्रू डिस्प्ले को विजिबल कर पाते हैं. 90th क्वेश्चन की बात करेंगे अगर हम, तो मैच द टर्म्स गिवन इन लिस्ट 1 विद लिस्ट 2. लिस्ट 1 के साथ 2 को हमें मैच करना है. लिस्ट 1 में दे रखा है हमारा प्रोपोर्शन, बट, ग्लेयर, वेल्व एंड पैटर्न. तो ये हमारे किस हिसाब से हमारी लिस्ट 2 के साथ जॉइंट है, आइए देखते हैं. सबसे पहले ग्रीक ऑब्लोंग को हम गोल्डन ऑब्लोंग भी कहते हैं, और इसको हम मेज़र करते हैं 2 यूनिट ऑफ शॉर्ट साइड एंड 3 यूनिट ऑफ लॉन्ग साइड्स को. मतलब 2:3 के अंदर इसको हम मापते हैं, इसको हम डिवाइड करते हैं. और ये क्या देता है हमें? सिस्टमैटिक लाइक शेप लाइक स्क्वायर हमें प्रेजेंट करता है. सो आपका प्रोपोर्शन क्या है? आपका प्रोपोर्शन ग्रीक ऑब्लोंग है. नेक्स्ट आपका बट जॉइंट क्या है? ये एक टेक्निक होती है जिसके अंदर हम क्या करते हैं? पीस ऑफ मटेरियल को ज्वाइन करते हैं. सो मीन्स आपका फर्नीचर ज्वाइन के अंदर ये आएगा, और उसको एक पर्टिकुलर स्पेशल शेप देते हैं, उसको उसकी शेप को एनहांस करते हैं उसके बट जॉइंट से. नेक्स्ट है आपका ग्लेज क्या है? ये एक ग्लेज हमारी एक सेंसेशन होती है, एक इल्यूमिनेशन होती है. ठीक है. जो क्या करती है? ग्रेट सरफेस एरिया जब हमारा होता है तो हमारे आईज को ये इफेक्ट ल्यूमिनेंस देखने को मिलता है. नेक्स्ट है आपका वैल्यू हमारी क्या है? दैट इज़ लाइटनेस. यहाँ पर वैल्यू की इन्होंने जो जो स्पेलिंग दे रखी है उसके अंदर थोड़ा सा डिफ्लेक्शन है. वैसे ये हमारे जो टर्म है ये हमारी वैल्यू ही कहलाएगी. तो ये हमारी क्या होती है? अगर आपने डायमेंशंस ऑफ कलर पढ़ा होगा तो हमारी डायमेंशंस ऑफ कलर कितनी होती है? ह्यू, इंटेंसिटी एंड वैल्यू. तो यहाँ पर ये वही वाली हमारी वैल्यू है. लास्ट इज योर पैटर्न क्या होता है? सरफेस ऑर्नामेंटेशन विद वेरियस टेक्निक्स. अलग अलग टेक्निक्स के साथ सरफेस की ऑर्नामेंटेशन हमारा पैटर्न कहलाती है. क्वेश्चन नंबर 91 में टर्म्स दे रखी हैं, मींस ये आपको फुल फॉर्म नहीं दे रखी हैं, बिल्कुल आप उसको उसकी एब्रिविएशंस दे रखी है और उसके बारे में उसकी डिस्क्रिप्शन बतानी है. तो CERC, GNP, CI, ओम्बड्समैन एंड डिस्ट्रिक्ट फोरम. तो करेक्ट ऑप्शन है सेकंड, दैट इज CERE. क्या कहलाता है हमारा? कंज्यूमर एजुकेशन एंड रिसर्च सेंटर. क्या कहलाता है? कंज्यूमर एजुकेशन एंड रिसर्च सेंटर. तो ये हमारा नेशनल कंज्यूमर का ऑर्गेनाइजेशन है. GNP हमारी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट है. ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट क्या है हमारा? जिसमें गुड्स और सर्विसेज को हम फ्लो को देखते हैं इंडियन इकोनॉमिक के अकॉर्डिंग. CI क्या है हमारा? CI है हमारा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर कंज्यूमर प्रोटेक्शन. तो हमारा CI कंज्यूमर, इंटरनेशनल कंज्यूमर्स के लिए है. ओम्बड्समैन एक हमारा एम्पावर्ड है, मतलब ब्रिंग अ कोर्ट सूट. एक कोर्ट का एक लॉ है जिसको हम अगेंस्ट अथॉरिटी के अगेंस्ट उसको यूज़ करते हैं. ठीक है. और इसके अंदर अगर हम बात करेंगे तो हमारा ये है डी का हमारा करेक्ट ऑप्शन है फोर्थ, दैट इज अल्टरनेटिव एजेंसी फॉर कंज्यूमर रेड्रेसल. एंड लास्ट है हमारा डिस्ट्रिक्ट फोरम. ये हमारा कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के अंदर, एक्ट ऑफ पार्लियामेंट ऑफ इंडिया के अंडर हुआ था 1986 के अंडर. करेक्ट. तो इसका जो हमारा करेक्ट ऑप्शन आएगा दैट इज कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर मास कम्युनिकेशन की थ्योरीज दे रखी हैं और उनकी गाइडिंग फिलोसफीज उन्होंने उसके बारे में बात की है. तो अथॉरिटियन, लिबर्टियन,
सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, सोवियत कम्युनिस्ट या फिर डेवलपमेंट मीडिया की बात करें तो जो हमारे इसके अकॉर्डिंग कोड्स के अकॉर्डिंग करेक्ट कोड रहेगा दैट इज सेकंड। सेकंड मीन्स कि आपका अथॉरिटियन आपका क्या है, मीडिया आर कंट्रोल्ड। तो अथॉरिटियन थ्योरीज हमें डिस्क्राइब करती है हर तरह की कम्युनिकेशन को अंडर द कंट्रोल, हमारी कंट्रोल तरह की गवर्नमेंट एलीट या फिर ऑथराइज के साथ। देन आता है लाइब्रेरियन, ये हमारी क्या होते हैं, मैक्सिमम, हमारा जितना मैक्सिमम से मैक्सिमम पॉलिटिकल फ्रीडम हमें मिलती है, ऑटोनॉमी एम्फोसाइज, फ्री टू चूज़, किसी को भी वॉलेंट्री एसोसिएशन या इंडिविजुअल जजमेंट करना लाइब्रेरियन कहलाता है। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एक हमारी एथिकल फ्रेमवर्क है जो सजेस्ट करता है कि कोई भी एंटिटी हमारी है, चाहे वो इंडिविजुअल के लिए हो चाहे ऑर्गेनाइजेशन के लिए हो, वो हमारा दैट इज़ द एक्ट फॉर द बेनिफिट ऑफ सोसाइटी की बेनिफिट के लिए होता है। देन सोशल हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गया। देन हमारा यहाँ पर आया सोवियत कम्युनिटी। सोवियत कम्युनिटी हमारी क्या कहलाएगी, दैट इज मीडियाज आर अगेंस्ट ऑफ गवर्नमेंट। सो ये हमारा कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ द सोवियत यूनियन क्या है, फाउंडिंग और रूलिंग पॉलिटिकल पार्टी है सोवियत यूनियन। और मीडिया थ्योरी क्या होता है हमारा, मीडिया और सोसाइटी के बारे में जब हम बात करते हैं तो वो हमारा डेवलप्ड मीडिया क्या कहलाता है, कि हमारा मीडिया है जो ग्रो कर रहा है हमारी सोसाइटी के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन में इन्होंने दे रखे हैं कि एक्सटेंशन और डेवलपमेंट इनिशिएटिव्स ले रखे थे कुछ एक ने, उनके क्या क्या प्रोजेक्ट्स थे। सो एल्बर्ट मेयर, रविंद्रनाथ टैगोर, बी.एल. ब्रह्म, एम.के. गांधी एंड स्पेंसर हैच। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन है 4 हमारा एल्बर्ट मेयर ने क्या दिया था, ये हमारे एक अमेरिकन प्लानर और आर्किटेक्चर थे। इन्होंने मास्टर किया था चंडीगढ़ के प्लान को और उन्होंने इटवाह पायलट प्रोजेक्ट को भी स्टार्ट किया था। साथ के साथ रविंद्रनाथ टैगोर ने शांति निकेतन को कंडक्ट किया था और उनका क्या एक नारा था एक किस्म से कि एडॉब ऑफ पीस, की वो शांति लेके आए। बी.एल. ब्रेन ने 1920 के अंदर पोस्ट ऑफ डिप्टी कमीशन गुड़गांव डिस्ट्रिक्ट के अंदर 1920 के अंदर उन्होंने क्या किया था, उनको पॉइंट कर दिया गया था डिप्टी कमिश्नर इन गुड़गांव डिस्ट्रिक्ट, और उन्होंने क्या किया था, अपना काम को प्रोजेक्ट को शुरू कर दिया था। और उनका कौन सा था, गुड़गांव प्रोजेक्ट था। एम.के. गांधी ने सेवाग्राम बनाया जो हमारा महाराष्ट्र के अंदर था और यहीं पर ही गांधी जी का आश्रम भी बना। एंड लास्ट इज स्पेंसर हैच, ये एक मैराथन प्रोजेक्ट था 1921 के अंदर इसको स्टार्ट किया गया था और अमेरिकन एग्रीकल्चरल एक्सपर्ट के द्वारा। स्पेंसर हैच जो है वो ये एक्सपर्ट ही थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द एलिमेंट ऑफ कम्युनिकेशन प्रोसेस। कम्युनिकेशन प्रोसेस के जो एलिमेंट्स हैं वो कौन से हैं और साथ के साथ किस तरह की कम्युनिकेशन रिसर्च के साथ वो मैच करते हैं। सो हु से व्हाट, इन विच चैनल, टू होम, व्हाट, विद व्हाट इफेक्ट। सो करेक्ट ऑप्शन है हमारा फोर्थ, दैट इज फोर्थ हमारा है लेसवॉल कम्युनिकेशन मॉडल है। ये लेसवॉल कम्युनिकेशन मॉडल क्या कहता है, हु किसका है, हु हमारा है हु से, मतलब किसने कहा। लेसवॉल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन क्या कहता है कि ये चीज़ हमारी पर्टिकुलरली किसने कहा, तो ये कम्युनिकेटर है जो क्या करता है, कंट्रोल करता है रिसर्च को। ठीक है, नेक्स्ट आता है व्हाट से क्या चीज़ होती है कि क्या चीज़ कही है ना। व्हाट से क्या हुआ कि हमने क्या चीज़ कही। सो ये कंटेंट रिसर्च होता है। क्या होता है, व्हाट से हमारे मैसेज की बात हो रही है, कंटेंट की बात हो रही है। इन विच चैनल मतलब कौन से मीडियम से हम ये कर रहे हैं। सो ये हमारा मीडियम रिसर्च कहलाएगा। टू होम रिसीवर, तो टू होम रिसीवर का मतलब क्या है कि अब हमने सब चीज़ें तो कर ली लेकिन ये किसके लिए है, सो ऑडियंस के लिए है। एंड लास्ट हमारा क्या है, विद व्हाट इफेक्ट, क्या इफेक्ट आया इस चीज़ से हमारा, सो इफेक्ट रिसर्च आया इससे। ठीक है, तो ये था हमारा लेसवॉल कम्युनिकेशन मॉडल। इस तरह से बाकी कम्युनिकेशन के मॉडल्स भी आपके आ सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आप मॉडल्स करना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा ताकि आपके मॉडल्स हम आपको करवा सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैच द आइटम्स विद द टर्म्स। तो यहाँ पर क्या दे रखा है, टाइप 1 एरर, क्रॉसवॉल्स टेस्ट, सेंटाइल रैंक, डायरेक्शनल अल्टरनेटिव टेस्ट एंड मीन इज इक्वल नॉट इक्वल टू 3ST।
सो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है सेकंड, दैट इज टाइप 1 जो एरर होता है वो हमारा रिजेक्ट करता है ट्रू नल हाइपोथेसिस को, जिसको हम फास्ट पॉजिटिव या कंक्लूजन भी कहते हैं, जिसके अंदर टाइप 2 एरर जो है वो हमारा नॉन रिजेक्शन ऑफ द फॉल्स हाइपोथेसिस है। क्रूस्कॉल वॉल्स टेस्ट के हमारा नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट है जिसको हम डिस्ट्रीब्यूशन फ्री टेस्ट भी बोलते हैं, और ये हमारा वन वे एनोवा कब होता है, जब हमारा वन वे एनोवा नहीं हो पाता। सेंट्राइल रैंकिंग क्या होती है, ये हमारी परसेंटाइल रैंकिंग होती है। कोई भी हमें पर्टिकुलरली परसेंटेज ऑफ स्कोर चाहिए होता है तो उसके लिए ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर इक्वल या फिर लोअर देन इट के साथ, मतलब आपकी कैसे है सेंट्रलाइज रैंकिंग, आपको एक क्रम में, आपको एक सीक्वेंस के अंदर उन्होंने रैंकिंग दे रखी है। देन डायरेक्शनल अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, ये एक स्पेसिफिक डिस्टेंस है, स्पेसिफिक डायरेक्शन है कि कोई भी रिलेशन को, किसी भी वेरिएबल को, चाहे वो लार्ज हो चाहे स्मॉल हो, उनको क्या करना, उनको मेज़र करना। और लास्ट है हमारा फॉर ऑल नॉर्मल डेंसिटी कर्व्स के लिए 99.7% जो है वो अंडर है विद द कर्व विद इन 3 SD 3 स्टैंडर्ड डेविएशन लेंथ बिलो द मीन, और 75 इन द स्टैंडर्ड डेविएशन लेंथ अबव द मीन है, और 99.7% कैसी है, अंडर द कर्व इन बिटवीन 45 to 75 डिग्री के अंदर। अगला क्वेश्चन है, इसके अंदर कुछ एक टाइप्स ऑफ इंडिकेटर्स दे रखे हैं और साथ के साथ उनको एक्सप्लेन करने को भी दे रखा है। तो इंडिकेटर्स, डायरेक्ट इंडिकेटर्स, फॉर्मेटिव, सबमिटिव, क्वांटिटेटिव और प्रोसेस के बारे में बात कर रहे हैं। तो करेक्ट ऑप्शन होगा थर्ड, दैट इज डायरेक्ट इंडिकेटर जो होगा ये हमारा क्या काम करेगा, ये हमें रिलेट करेगा प्रिसाइज और कॉम्प्रिहेंसिव चैलेंजेस से। फॉर्मेटिव हमारा इंडिकेटर क्या काम करेगा, फॉर्मेटिव का मतलब क्या चीज़ था हमारा, हमने जैसे फॉर्मेटिव रिसर्च के बारे में किया है ना, फॉर्मेटिव रिसर्च के बारे में पढ़ा था, क्या होता है, टू बी मेजर विद इन अ टाइम फ्रेम। फॉर्मेटिव मतलब जो हमारा फुल ना होके सेमेस्टर सिस्टम्स वाला होता है, तो वो एक पर्टिकुलर टाइम सेट्स के अंदर हम अपने आप को मेज़र करते हैं। देन आपका सबमेटिव इंडिकेटर आता है। सबमेटिव इंडिकेटर कब होता है, जब आपको पूरा सपोज करो कॉलेज स्कूल के अंदर कंप्लीट सेमेस्टर हो जाए, फर्स्ट और सेकंड, उसके बाद आपका कंप्लीट होता है वो आपका फॉर्मेटिव, वो हमारा सबमेटिव इंडिकेटर्स कहलाता है। देन आपका क्वांटिटेटिव इंडिकेटर, ये हमारा मेजरमेंट होता है मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज का, कि कितना हमारा चेंजेस आए हैं, और साथ के साथ प्रोसेस इंडिकेटर, जो भी हमारा एग्जिस्टिंग प्रोग्राम चल रहा होगा ऑपरेशन का, उसके अकॉर्डिंग इसको चूज़ किया जाता है। ये अब हमारे 96 तक इन्होंने हमारे क्या दे रखे थे, इस बार क्वेश्चंस दे रखे थे, लेकिन 97 to 100 एक ऑप्शंस दे रखे हैं। मींस आपको पैराग्राफ रीडिंग करके ही उसके करेक्ट आंसर्स निकालने होंगे। तो ये हमारा एक पैराग्राफ है, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए और बाद में इसको करने की ट्राई कीजिए। देन ये क्वेश्चन का ही फर्दर पार्ट है। देन क्वेश्चन है विच रिसर्च डिज़ाइन वॉज यूज्ड इन द पायलट प्रोजेक्ट। तो पायलट प्रोजेक्ट के अंदर कौन सी रिसर्च को यूज़ किया गया, डिस्क्रिप्टिव, एक्सप्लोरेटरी, एक्सपेरिमेंटल और सर्वे। सो करेक्ट ऑप्शन था, उन्होंने एक्सपेरिमेंटल रिसर्च को यूज़ किया गया था। द यूज़ ऑफ ट्रेनिंग अ फ्यू मेंटोर्स टू ट्रेन विलेज लेवल वर्कर्स। तो इसके लिए क्या होगा, काउंसलिंग गाइड, मदर सपोर्ट, ट्रेनर्स ऑफ ट्रेनिंग या विलेज लेवल काउंसलिंग। करेक्ट ऑप्शन है हमारा ट्रेनिंग ऑफ द ट्रेनीज। ट्रेनिंग देखनी पड़ेगी किस तरह की होगी। अदर क्वेश्चन है व्हाई वॉज एक्शन ऑन एवरी ह्यूमन इंटरवेंशन प्रोग्राम। जो नए प्रोग्राम्स हम लोग खोलना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं, उनको हम क्या बोलेंगे कि न्यूट्रिशन, और लेकिन हम यहाँ कहाँ यूज़ करेंगे, हम न्यूट्रिशन के लेवल पे करेंगे। सो इसके अंदर ऑप्शन है टू प्रमोट चाइल्ड सर्वाइवल, टू रिड्यूस माल न्यूट्रिशन अमंग चिल्ड्रन, टू अचीव गोल टारगेट ऑफ चिल्ड्रंस फीडिंग प्रोग्राम्स एंड टू रिड्यूस टर्निंग अमंग चिल्ड्रन। सो जो करेक्ट ऑप्शन है वो हमारा 9th का क्या रहेगा, दैट इज सेकंड, A, B एंड D। सी क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर इन्होंने न्यूट्रिशन इंटरवेंशन प्रोग्राम पूछा है, ठीक है, और ये कंप्लीट ग्लोबल हमारा टारगेट क्या रहेगा चाइल्ड का, उसके बारे में बता रहे हैं। और आज का जो लास्ट क्वेश्चन है वो इसके अंदर किस चीज़ के ऊपर दे रखा है, ये सारे क्वेश्चन जो हमारे 97, 98, 99, 100 ये 4 क्वेश्चंस थे, ये हमारे किस चीज़ से रिलेटेड थे, आपके पैराग्राफ से रिलेटेड थे। सो इसके अंदर भी हमारे पैराग्राफ के अंदर क्या दे रखा है, 4th आंसर दे रखा है, दैट इज़ A, B एंड D। सो यहाँ पर हमारे ये सब चीज़ें क्या दे रखी थी, ये हमारा कंप्लीट तरीके से आपका अब जून
पेपर 2 का जून का 100 क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं। होपफुली आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर कोई भी क्वेरी है, कोई भी क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं समझ में आया तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर मुझे बताइए, या फिर आप टेलीग्राम पे भी पर्सनल मैसेज करके बात कर सकते हैं। टिल देन, गुड बाय, हैव अ नाइस डे।